नावल मैं एक जासूस था उर्दू के मशहूर नावलों में से एक है। इस नावल की कहानी उम्दा होने के साथ साथ हैरत अंगेज भी है। नावल की कहानी फर्स्ट पर्सन नरेटर ने बयान की है, जो एक पाकिस्तानी जासूस के बारे में है। वो एक खुफिया मिशन के लिए दुला नामी गाइड के साथ हिंदुस्तान दाखिल होता है। जासूस का बुनियादी मिशन हिंदुस्तान में लुधियाना एयरपोर्ट के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा करना है। ताहम कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जासूस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो जाता है। ये इस नावल को दिलचस्प और किसी हद तक रोमांटिक बना देता है। खलीज उर्दू के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नावल मैं एक जासूस था की 12वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, इस किस्त को आगे लेके जाने से कबल आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बाकायदगी से मिलती रहे। मेरे पेशे का तकाजा था कि मैं कभी आज की हासिल करदा मालूमात पर तकिया करके नहीं बैठ सकता था। मुझे रोजाना ताज़ा से ताज़ा मालूमात दरकार थी। हंगामी हालात होने की वजह से हवाई अड्डों पर तब्दीलियां इतनी तेजी से रौनमा होती थी कि आज की बात अगले रोज पराई दिखाई देती थी। एक स्क्वाड्रन आज यहाँ मौजूद है तो अगले रोज उसके मंजर से मुतालिक कोई भी हतमी बात नहीं की जा सकती। मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं नई से नई और अहम तरीन मालूमात हासिल कर सकूं, और ताज़ा मालूमात हासिल करने की बेहतरीन जगह थी फिजाइया के क्लब और होटलों के डाइनिंग हॉल। सनीचर की रात खूबसूरत होती थी। होटलों के डाइनिंग हॉल और क्लबों में तिल धरने की जगह नहीं मिलती थी। करीबी शहरों की खूबसूरत मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाली भारतीय नारियां और मखसूस तबकी की नौजवान लड़कियां भी अमूमन इन्हीं होटलों में ज्यादा पाई जाती थीं, जहां इन अफसरान की आमद मुतवक्की रहती थी। शराब के नशे में धुत भारतीय फिजाइया के अफसरान और इनकी बेगमात अक्सर डिप्रेशन से निजात पाने के लिए ऐसे ऑल फुल बक जाते थे जिनमें मतलब की निहायत अहम बात मौजूद होती थी। मेरी ख्वाहिश पर पूनम ने वो साड़ी खसूसी तौर पर पहनी जो मैंने उसे मुलाकात में पेश की थी। पूनम के साथ रात को मैं एक टैक्सी में बैठकर उस क्लब की तरफ जा रहा था जो अफसरान के लिए मखसूस था। मुझे अपना तो इल्म नहीं कि मैं कैसा लग रहा था, लेकिन पूनम से मुतालिक ये दावे से कह सकता हूँ कि वो भारत की सबसे ज्यादा खूबसूरत कन्या लगती थी। जैसे ही वो मेरा हाथ थामे ऑफिसर क्लब में दाखिल हुई, हाल में बैठे तमाम लोगों की नजरें उसकी समत उठी। उसे देखने वालों में मर्द भी शामिल थे और औरतें भी। हवसनाक नजरें, हासिद नजरें, रश्क भरी नजरें, सभी नजरों ने पूनम का अहाता कर लिया था। हमारे एक कोने में रखी मेज के गिर्द बैठने तक कुछ लोग गर्दनें मोड़ते हमें देखते रहे। उनकी मीली नजरें पूनम को समो लेना चाहती थी। मुझे तो बड़ी लाज आ रही थी। पूनम लोगों की तरफ पीठ करके बैठ गई और मुझे मजा आ रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए मेज पर रखा मेन्यू उठा लिया। चंद मिनट के बाद ही एक मुअद्दब बेरा हमारे सर पर मौजूद था। मैंने पूनम की ख्वाहिश पर सिर्फ कॉफी का ऑर्डर दिया। कितने काबिल रहम हैं बेचारे। इतनी सुंदर दीवी को मेरे साथ देखकर ये जलने के अलावा और कर ही क्या सकते थे। मैंने उनके हालात जार पर तबसरा करते हुए पूनम से कहा, अभी वेटर ने कॉफी लाकर रखी ही थी कि रनिंग म्यूजिक शुरू हो गया। मुख्तलिफ जोड़े उठ उठकर डांसिंग फ्लोर की समत जा रहे थे। पूनम ने कुछ ना कहा। यूं लगता था जैसे ये माहौल उसके लिए बिल्कुल अजनबी हो। हमारे साथ वाली मेज पर 2 कैडेट्स, जिन्हें शायद हाल ही में कमीशन मिला था, शराब के नशे में धुत अपनी अकलौती पार्टनर्स को चीख चीख कर अपने कारनामे सुना रहे थे। इन लोगों की शायद ये मुश्तरका महबूबा थी और दोनों नशे की हालत में उनके सामने ज्यादा नंबर बनाने के चक्कर में खासी अहम नौयत की मालूमात उगल रहे थे और मैं बड़ी दिलचस्पी से इन्हें नगल रहा था। पूनम ने कई मर्तबा बेचैनी से पहलू बदलकर अपनी बेजारी का इजहार किया, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किए रखा। अचानक जैसे सारे हाल को सत्ता हो गया हो, एक अजीब और गरीब शख्सियत दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। एक लंबा तड़ंगा रशी अंदर दाखिल हो रहा था। शदीद सर्दी के मौसम में भी उसके जिस्म पर कपड़े के सिर्फ 2 चादरें थी, एक जो उसने बांध रखी थी और दूसरी उसने अपने जिस्म के गिर्द लपेट रखी थी। ऑर्केस्ट्रा खामोश था। उसके पाँव में पहनी खड़ों की आवाज ही सन्नाटे को मजरूह कर रहे थे।
वरना तो सारे हाल ने सांस रोके रखा था। ओ लख निरंजन, उसने अंदर घुसती ही जोर से पुकारा। महाराज आ गए, भगवान आ गए, परमात्मा आ गए। मुख्तलिफ आवाजों की बेनबनाहट सुनाई देने लगी। फ्रॉड है साला, एकदम फ्रॉड। शराबी कैडेट जिसने सारे हाल के साथ ही चुप साध ली थी, अचानक चिल्लाया। जहां जहां उसकी आवाज पहुंची, लोगों ने खूंखार नजरों से उसे घूरा। मर्दों से ज्यादा औरतें उनकी तरफ घूर रही थी। साधु के हाल में दाखिल होती ही लोग मुख्तलिफ कोनों से उठ उठ कर उसकी कदम बूसी करने लगे। इनमें ज्यादा तादाद उन नीम रहना लड़कियों की थी जो खास तौर पर सिनीचर की रात को यहाँ आया करती थी। कैडेट की बात खत्म होती ही अचानक बार काउंटर पर बैठा एक नौजवान, जो खुद भी कोई ऑफिसर दिखाई देता था, उस तरफ बढ़ा। उसने तेजी से आगे बढ़कर उसे गर्दन से पकड़कर झटका दिया। क्या भगते हो? वो गुस्से में चलाया। शराब नोशी से उनकी आंखें धकते हुए अंगारे दिखाई दे रही थी। रुक जाओ बालके, अचानक साधु महाराज चलाया और यूं लगा जैसे दोनों पर सहरतारी हो गया हो। वो बड़े परवकार अंदाज में चलता उसकी मेज की तरफ आया। शांति शांति, उसने हाथ उठाकर दोनों से नजरें मिलाए बगैर बड़े पुरसुकून लहजे में कहा। प्रभु, उसने हमलावर ने गुस्से से कुछ कहना चाहा। शांत रहो बालके, इस पर कर दो अंदरी का राज है, परमात्मा इसकी रक्षा करे। साधु ने उसकी बात काटते हुए उसे वापस जाने का इशारा किया। आनंद मानो, उसने अचानक ऑर्केस्ट्रा की तरफ देखकर जोर से चलाते हुए कहा। रघुपति महाराज दयानंद जी की जय। सारे हाल ने नारा लगाया और दूसरी ही लम्हे ऑर्केस्ट्रा हरकत में आ गया। नाचने वालों में जोश व खरोश महाराज की आमद से बढ़ गया था। बड़ा हैजान खेज मंजर था। तरकते जिस्मों का शैतानी रक्स अपने उरूज पर पहुंच चुका था। महाराज ने हस्बे आदत गर्दन झुका ली। फिर वो अचानक मुड़ा और मेरे सर पर बरजमान हो गया। पूनम ने अपने करीब पाकर उसके पांव छू लिए। मुझे भी बादल नखास्ता उस मनहूस अमल को दोहराना पड़ा। कल्याण हो, कल्याण हो, उसने हमारे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा और हमारे सामने बरजमान हो गया। मैंने दिल ही दिल में न जाने कितनी गालियां उसे दे डाली। उसके यहाँ आते ही मेरे करीबी मेज वालों का सिलसिला गुफ्तगू बंद तो नहीं हुआ था, अलबत्ता उसमें पहली वाली सरगर्मी बाकी नहीं रही थी, क्योंकि उनकी महबूबा भी हाल में मौजूद दर्जनों खूबसूरत लड़कों की तरह महाराज दयानंद स्वामी के गिर्द घेरा डाले खड़ी थी। न जाने ये कमबख्त क्या शय थी जिसे देखती ही लड़कियां ऑफिसर के बगलों से निकलकर उसके पाँव में आ बैठी। कोई उसके पाँव दबा रही थी और कोई उसके चरणों में बैठी थी। मेरे सामने तस्वीर के दोनों रुख थे। इंडियन इंटेलिजेंस को भी बखूबी इस बात का इल्म था कि ऐसी जगहों का रुख गैर मुल्की जासूस जरूर करते हैं। इसके अलावा भी वो लोग अपने शराबी और बदकिरदार अफसरान को अपनी जेर निगरानी रखते थे और ऐसे मकामात पर जरूर मौजूद रहते थे। स्वामी दयानंद को देखती ही न जाने क्यों मेरे दिल से एक ही आवाज उठ रही थी, उसका ताल्लुक जरूर इंटेलिजेंस से है। अब उसकी अपनी नजदीक तशरीफ आवरी को भी मैंने कोई अच्छा शगुन नहीं जाना था। स्वामी दयानंद की मेरी मेज पर आमद मामूल के मुताबिक हरगिज नहीं थी। मुझे इसका बखूबी एहसास था। मैं भी मोहतात होकर बैठ रहा, खुद को उससे लाताल्लुक जाहिर करके ख्वामख्वा मुसीबत को दावत देना नहीं चाहता था। मैं भी उस पर मिठा जा रहा था और उसकी अपने पास आमद को सौभाग्या गर्दान रहा था। मेरी शदीद ख्वाहिश पर महाराज ने मेरी तरफ से सोम रस पीना कबूल कर लिया था। हाल में मौजूद खासे लोग तो पहली ही पूनम की वजह से मुझसे हसद कर रहे थे। अब महाराज की आमद ने मुझे इनकी नज़रों में गैर मामूली अहमियत दिला दी थी। जितनी देर महाराज बैठे रहे, उन्होंने बमुश्किल चंद बातें ही अपनी तरफ से की थी, वरना तो वो ज्यादातर लोगों की बातों का जवाब ही देते रहे थे। मुख्तलिफ औरतें बारी बारी उनके चरणों में बैठ जाती। स्वामी जी अपनी तपस्या में गर्क हो जाते और अचानक झुककर कोई बात तो उसके कान में कह देते। औरत बात सुनकर उठती और उल्टे पांव अपनी कुर्सी पर वापस चली जाती। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बालकिए, उसने अचानक मेरी तरफ नजरें उठाई। एक लम्हे को तो मुझे जबरदस्त ज़हनी झटका लगा। जरूर उसकी नजरों में कोई मकनतीसी कुव्वत पोशीदा थी, लेकिन अपनी कुव्वत इरादी को बरोएकार लाते हुए दूसरे ही लम्हे मैंने अपनी हालत पर काबू पा लिया। सुंदरी को साथ लेके हमारे आश्रम में आना, महागुरु तुम्हें अपने दर्शन देंगे, उसने फिक्रा मुकम्मल करते हुए नजरें झुका ली। हमारा सौभाग्या महाराज, हम सर के बल आएंगे, पूनम ने नजरें झुकाए हुए कहा।
ऑर्केस्ट्रा थोड़ी देर के लिए रुक गया। महाराज भाषण देने वाले थे, फिर स्वामी जी का भाषण शुरू हुआ। भाषण क्या था? लग़वियात का मजमूआ था। वो अपने पुजारियों को जिनसी आज़ादी का सबक दे रहा था और शरीर को फना करके आत्मा की आज़ादी का फार्मूला रामायण और गीता के मुख्तलिफ अशकालों की मदद से सुना रहा था। जैसे ही उसका भाषण खत्म हुआ, लोग फिर सजदे में गिर गए और स्वामी दयानंद महाराज शांति और कल्याण का राग लापते वहां से पधार गए। उनके जाती ही नई मुसीबत आ गई। अब लोग हमारे गिर्द इकट्ठे होकर हमें बधाई दे रहे थे क्योंकि महाराज हम पर खास तौर पर दयाल हुए थे। उनके ख्याल में हम दोनों में से जरूर किसी में कोई गुप्त शक्ति समाई हुई थी जिसने महाराज को खास तौर पर हमारी तरफ मुतवज्जे किया था। जब पढ़े लिखे हिंदू तबके का यह हाल था तो जाहिल अवाम के नजरियात का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। मैंने दिल ही दिल में उनकी जहनी पस्ती पर लानत भेजी और इन कैडेट्स की तरफ मुतवज्जो हो गया जो स्वामी जी के जाती ही अपने मुश्तरका महबूबा को गालियां देने लगे थे, जिसने महाराज को देखती ही तोते की तरह उनसे आंखें फेर ली थी। फ्रॉड है साला, एकदम फ्रॉड। मैं उसे खूब जानता हूँ। अभी उसका लेक्चर जारी था कि अचानक 2-3 नौजवान मुख्तलिफ मेजों से उठे और उस पर पिल पड़े। अपने साथी को पिटता देखकर उसका दोस्त भी मुकाबले पर उतर आया और वहां वो दमा चौकड़ी मची कि खुदा की पनाह। मैं पूनम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। रात के करीब 12 बज रहे थे। क्लब के बाहर वो 3 खाली टैक्सियां खड़ी थी। हम घर रवाना हो गए। पूनम और मैं दोनों अपने आप को इस बदशगुनी का बायस जान रहे थे। तुम्हें तो बोर ही किया यहाँ लाकर, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा। अरे नहीं तो, मैं तो खुद शर्मिंदा हो रही थी। शायद मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से एक क्लब तो क्या 2 मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए फिक्रा मुकम्मल कर दिया। उसके शर्मा जाने की अदा पर बेख्तियार मर मिटने को जी चाहा। घर पहुंचने तक हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे। मेरे जाने का मकसद काफी हद तक हल हो चुका था। मुझे वहां मुख्तलिफ लोगों के आपस में बहस मुबाहिसे से कुछ नई बातों का इल्म हुआ था जो कहने वालों की नजरों में तो कोई अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन उनके मेरे मुल्क के नजदीक क्या अहमियत होगी इसका अंदाजा मैं बखूबी लगा सकता था। पूनम के करीब होने का एहसास इतना सुरूर अंगेज था कि मैं शायद इस कैफियत को ना बयान कर पाऊं। जब वो मेरे हमरा होती तो मेरा मान बढ़ जाता था। वापसी पर नहर के करीब से टैक्सी गुजरी तो मैं चौंक उठा। ये नहर हवाई अड्डे के करीब से गुजर रही थी और शायद हिफाजती इक़दामात की गरज से वहां आर्मी डिप्लॉय हुई थी। सारी रात मेरे जहन में नहर और इसके गिर्द का इलाका घूमता रहा। हवाई अड्डे के इर्द गिर्द ऐसे दिफाई हसार का इल्म जरूरी था। मुझे बेचैनी से सुबह का इंतजार था ताकि इस सिलसिले में कोई लाहे अमल तरतीब दे सकूं। अगले रोज छुट्टी थी। सुबह मेरी तजवीज पर सब ने नहर के किनारे पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बना लिया। सुबह सवेरे मैंने माता जी को ये तजवीज पेश कर दी थी। वो तो सुनती ही खिल उठी। बेटा, तुम्हें तो भगवान ने हमारे लिए अवतार बनाकर भेजा है। जल पूजा तो हमारा धर्म है, लेकिन प्रकाश के बाबूजी न जाने किस मिट्टी के बने हैं। पिछले साल भर से मुझे नहर का मुंह नहीं देखने दिया। उसने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मेरा मकसद सिर्फ यही नहीं था कि इन लोगों की मौजूदगी में मुझे वहां काम करने का मौका मिल जाएगा, बल्कि मैं ये भी चाहता था कि मेरी मौजूदगी में वो लोग इतने मसरूफ रहे कि उन्हें मेरे बारे में सोचने की फुर्सत नसीब ना हो। जिंदगी से अपने हिस्से की मुसरतें हासिल करना हर इंसान का फर्ज है, लेकिन वक्त ने कभी इन्हें इतनी मोहलत ना दी थी कि बाबूजी इन्हें इस तरह घुमा फिरा कर लाते। एक अरसा से माता जी इन्हें विष्णु यात्रा के लिए कह रही थी, लेकिन वो हर मर्तबा बात घोल कर जाते। सिर्फ इसलिए नहीं कि बकौले उनके उन्हें ऐसी फजूलियात से नफरत थी, बल्कि उनका बड़ा सबब पैसे का ना होना भी था। अब उनके लिए जहां एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने के मौके मैसर थे, वहां इन्हें मुझ जैसा धर्म पत्र भी मिल गया था जो जबरदस्ती उनकी झोली में उनके हिस्से की खुशियां ढाल रहा था। जब कभी मुझे इन लोगों को फिल्म या किसी दूसरी तफरीही प्रोग्राम की तजवीज़ पेश करता तो बाबूजी जज्बाती हो जाते। मुझे इन बूढ़े कम्युनिस्ट पर बड़ा रहम आता और इस बात का यकीन होने लगता कि कुदरत ने बिला वजह मुझे इन लोगों से नहीं टकराया। शायद खुदा को अब इन्हें कुछ सुख देना ही मकसूद था। मेरे शदीद इसरार पर मौसी जी भी हमारे साथ जा रही थी। एक मुकामी टेम्पो पर बैठकर वो लोग नहर की तरफ जा रहे थे। नहर के किनारे पर एक जगह लोगों ने तालाब की शक्ल देकर वहां एक मूर्ति खड़ी कर रखी थी। मूर्ति होगी तो मंदिर भी होगा, और मंदिर बनेगा तो पूजा भी होगी। हिंदू भी बड़ी अजीब व गरीब कौम है।
पूजा के लिए उनको कोई खास देवता मखसूस नहीं। मैंने इन्हें एक चींटी से लेकर पहाड़ तक की पूजा करते देखा है, क्योंकि तमाम दरिया कैलाश पर्वत से निकलती हैं, इसलिए इनमें से निकलने वाले नदी नाले भी काबिले पुरस्तश है। नहर के मुतालिक तो इन्हें इल्म था कि ये गंगा जल है, इसलिए यहाँ कभी ज्यादा ही सरगर्मी देखने में आती थी। नहर के किनारे के साथ साथ पक्की सड़क बनी हुई थी, जिस पर से गुजर कर लोग माता मंदिर को जाते थे। मामला चूंकि पूजा का था, इसलिए इंडियन आर्मी वो सड़क बंद ना करने पर मजबूर थी। ये अलग बात कि उन्होंने वहां पर अपनी सिक्योरिटी फैला दी हुई थी, बल्कि हाल ही में पाकिस्तानी जासूस भी इस इलाके से गिरफ्तार हुआ था। अखबारात के मुताबिक वो जासूस पिकनिक मनाने वालों की आड़ में फोटोग्राफी कर रहा था। इस जासूस की गिरफ्तारी के बाद तो इंतजामात और भी सख्त हो गए थे। बाकी तमाम लोग तो टेम्पो पर चले गए थे, जबकि मैं और प्रकाश मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, क्योंकि हमें बाजार से कुछ फ्रूट भी खरीद कर ले जाना था। नहर के करीब पहुंचती मोटरसाइकिल प्रोग्राम के मुताबिक झटके खाने लगी। क्या हुआ? प्रकाश ने परेशानी से पूछा। प्लग, कचरा, पेट्रोल में मिलावट या कोई और गपला? मैंने गर्दन मोड़कर जवाब दिया। यार न जाने ये मुसीबत क्यों पाल रखी है बाबूजी ने। प्रकाश बोला, काश तुमने भी कोई मुसीबत पाली होती। मैंने ये फिक्रा कुछ इस अंदाज से कहा कि वो बेख्तियार हंस पड़ा। नहर की सड़क पर कुछ दूर तक तो मोटरसाइकिल चलती रही। जैसी ही एक आर्मी यूनिट के नजदीक पहुंचे, वो अचानक बंद हो गई। कहाँ मरवा दिया साली ने? यार इसमें तो प्लग पाना भी नहीं है। प्रकाश परेशानी से बोला। अच्छा कुछ करते हैं। मैंने उसे फ्रूट की टोकरी थमा दी। हम मोटरसाइकिल घसीटते हुए एक एंटी एयरक्राफ्ट गन के नजदीक पहुंच गए, जिसे बड़े खूबसूरत तरीके से कैमोफ्लेज किया गया था। नजदीक ही एक आर्मी ट्रक खड़ा था, जिससे जवान सामान उतार रहे थे। ट्रक पर लगे बटालियन मार्ग पर भी लिपा पोती की गई थी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अभी तक नुमाया था, जिसका इल्म होना बहुत जरूरी था। सब लोग हैरानी से हमारी सिमत देख रहे थे। जय हिंद। हमने करीब पहुंचती ही इन्हें प्रणाम किया। जय हिंद, वो तीन जवान बोले। सर क्षमा कीजिए आपको डिस्टर्ब किया, एक मुश्किल पेश आ गई थी। मैंने सारा फिक्रा अंग्रेजी में बोलकर उस मेजर पर अपनी अहलियत और अहमियत जतला दी थी, जो उन सब में सीनियर नजर आ रहा था। कोई बात नहीं, ऑल राइट, उसने फराख दिली दिखाई। चंद मिनट के बाद ही अपनी फ्रूट वाली आधी टोकरी खाली करवाने के बाद हम उनके एक लांस नाइक से प्लग खुलवाकर साफ करवा चुके थे। उसने बड़ी मुश्किल से एक ऐसी जगह चाबी निकाली थी जिससे हमारी मोटरसाइकिल का प्लग खुला और मोटरसाइकिल भी खुद ही स्टार्ट करके हमारे हवाले की थी। जाते हुए एक मर्तबा हमने जय हिंद का नारा लगाया और वहां से चल पड़े। तमाम जुज़ियात मेरे ज़हन में नक्श हो चुकी थी। प्रकाश ने मोटरसाइकिल के चलती ही एक मोटी सी गाली इन्हें दी और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा। बाप का माल समझ रखा है वीर जी, इन्हें कुछ देने से बेहतर था आप उसे दरिया में फेंक देते। यार अपनी सेना से मोहब्बत करना सीखो, मैंने उससे छेड़ते हुए कहा। जवाब में उसने सेना को 2-3 गालियों से नवाज दिया। ये बात मैंने अक्सर महसूस की थी कि बहुत कम लोग भारत में अपनी फौज से मोहब्बत करते थे। ज्यादातर इन्हें गासिब और अयाश ही करार देते थे। यूं तो भारतीय हुकूमत अपनी जमहूरी होने का दावा करते नहीं तकती, लेकिन सिविलियन मुलाजमीन के मुकाबले में फौज को बेपनाह सहूलतें हासिल हैं। यही वजह है कि भारत का पढ़ा लिखा तबका फौज को सख्त नापसंद करता है। इन दोनों अभी सन 71 की जंग शुरू नहीं हुई थी और अवाम सन 62 में चीन से और 65 में पाकिस्तान के हाथों अपनी फौज की दुर्गत का तमाशा देख चुके थे। मुझे 10 पटाखे दे दो, अभी सबको भगा दूं, प्रकाश ने उन पर तंज करते हुए कहा। मैंने उसे इस मौजू पर मजीद छेड़ना मुनासिब ना समझा, लेकिन दिल ही दिल में मुझे इस बात से बेहद खुशी हुई कि उसे अपनी फौज से नफरत है। मैं तो उसे पिकनिक ही कहूंगा, क्योंकि सिवाय बूढ़ों के और कोई तालाब के नजदीक भी नहीं पटकता था। काफी लोग यहाँ पहले से मौजूद थे। नहर के किनारे बने हुए मुख्तलिफ बागात के हर महफूज कोने में कोई ना कोई किसी न किसी को अपने साथ चिमटाए बैठा था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली किस्त के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और खलीज उर्दू की खबरें और तज्जिए देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।